हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट की वजह से। ओके, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, हमारे पास एक शीट है जो कि वाईजेड प्लेन में रखी हुई है और वो इनफाइनाइटली लार्ज है। ओके, उसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं। लार्ज चार्ज्ड शीट और इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड शीट is placed in YZ plane. It has sigma surface charge density. It has sigma surface charge density. ओके, ये चीजें अपने को गिवन है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इस लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम एक लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं तो वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाई देती है। वो कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पे। ओके, ये काम की बात है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the surface of charged sheet. ओके, चलो तो अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इस शीट को 2D में बना रहा हूं। 2D में बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस शीट को हम z एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। मतलब हम अपनी आंखें z एक्सिस पे लेके जाओ और इस शीट को देखो। तो जब हम इस शीट को z एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो अपने को ये शीट सिर्फ एक लाइन के जैसे दिखाई देगी। ओके, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी? परपेंडिकुलर टू द शीट, दोनों साइड में। ओके, परपेंडिकुलर टू द शीट। चलो, तो ये सारी चीजें अपने को ऑलरेडी पता है। अब हम यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ की पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले चूज अ गॉसियन सरफेस। तो हम सबसे पहले यहां पे अपना गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। हम यहां पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि इस शीट के आर पर जाता है। कैसे? आधा सरफेस हमारा लेफ्ट साइड में है और आधा सरफेस शीट के राइट साइड में है। ओके, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं उसको डार्क कर देता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये अपने को ए गिवन है। कितना गिवन है? ए। दोनों साइड कितना है? ये है ए। ओके, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो है हमारे लिए एस। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कितना है हमारा? एस है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात लिख लेते हैं, चूज अ गॉसियन सरफेस और चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस which passes through the sheet. Okay, the cross section area of the Gaussian surface is A and curved surface area is S. ओके, नाउ अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? अपने को टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस को हम लोग GS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे बताना भूल गया, ये जो सिलेंडर बनाया था ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ओके, चलो तो अब हम फाइंड करते हैं इसके अंदर का टोटल चार्ज। ओके, अच्छा, जब हम इस शीट को, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं अब कहाँ से देख रहा हूँ, कुछ यहाँ से, इस साइड मेरी आई है। ओके, जब हम इस सिलेंडर को, जैसे मैंने आई बनाई, वहां से हम लोग अगर इसको देखते हैं तो अपने को क्या दिखेगा, ये ऐसे हमारी चार्ज शीट है और इसके ऊपर ऐसे एक सर्कल बना हुआ है। सिलेंडर अपने को सर्कल के जैसा दिखेगा। ओके, तो अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इतना जो पार्ट है जो मैंने डैश किया है, उतना पार्ट हमारा गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। ओके, तो जितना चार्ज इस सर्कल के अंदर होगा उतना ही चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। सो हम यहां से चार्ज निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। ओके, तो अब बता, जो एरिया होगा गॉसियन सरफेस का वो मेरा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के इक्वल होगा, तो चार्ज क्या हो जाए, सिग्मा इंटू ए के इक्वल। ये बात यहां तक सबको समझ में आई? ओके, अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से हम लोगों ने फ्लक्स लिखा, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने गॉस थ्योरम यूज करके फ्लक्स फाइंड कर लिया। इस फ्लक्स को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। चलो, अब हमारी चौथी स्टेप क्या थी, चौथी स्टेप हम लोग वापस से फ्लक्स फाइंड करते हैं। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कैसे फाइंड करते हैं, टोटल फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर, ई डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा, हम वापस अपने डायग्राम को देखते हैं। चलो, ओके, यहां पे कुछ चीजें मुझे बताना और समझते चलना। जो मेरा, अब यहां पे हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वापस से यहां पे 3 सरफेसेस हैं। सरफेस 1 जो कि क्रॉस सेक्शन वाली है, सरफेस 2 जो कि वापस से क्रॉस सेक्शन वाली है, जो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, और सरफेस 3 जो कि इसकी कर्व्ड सरफेस वाली है। ओके, तो जो मेरी सरफेस 1 है उसका एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, जिसको हम लोग लिख लेते हैं ds1 वेक्टर। ओके, सरफेस 2 का वापस से परपेंडिकुलर होगा लेकिन वो राइट साइड में होगा, ds2 वेक्टर। और थर्ड वाले का परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा कुछ इस तरीके से, ds3 वेक्टर। इनके ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया हमने। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ds, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में वो ds2 के पैरेलल है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ds2 की डायरेक्शन में है। और लेफ्ट साइड में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो उसका डायरेक्शन वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड ds1 की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ds1 की डायरेक्शन में है। ओके, चलो, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा। अब हम गॉस लॉ वापस से यूज नोट फ्लक्स फाइंड करते हैं। सो हम टोटल फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं phi e इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। तो हम सबसे पहले सरफेस 1 के लिए बात करते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड 3, एक साथ बात करते हैं 1 एंड 3। सो सबसे पहले हम लोग phi1 लिखते हैं विच इज गिवन बाय ई डी एस कॉस थीटा। मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो हम वापस से हम अपना डायग्राम देखते हैं। अच्छा, यहां पे E और ds के बीच का एंगल कितना है वो हम यहां पे देख सकते हैं। क्या वो 0 डिग्री है? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों
पैरेलल है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो φ1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 विच इज 1। अब हम सिमेट्री से एक बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर, सो φ1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds1। मुझे यहां पे ds1 लिखना चाहिए। ओके, सो फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds1 विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सरफेस विच इज A, सो φ1 हमारा आया E इंटू A। सिमिलरली हम φ2 निकाल सकते हैं। φ2 देखो, चलो φ2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। वापस से हम लोग सारी चीजें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको φ2 भी मिलेगा E इंटू A के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नाम देते हैं ऊपर वाली को, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम, अच्छा मैंने यहां पे कुछ गलत कर दिया, सरफेस 2 लिखना था। सो दिस इज फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड 2। ओके, φ1 एंड φ2 फाइंड कर लिया है। अब हम φ3 फाइंड करते हैं, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। ओके, हम अपना डायग्राम वापस से चेक करते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में जब हम देखते हैं तो हमारा ds3 जो वेक्टर है, जो थर्ड सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं दोनों? परपेंडिकुलर हैं। हम यहां पे बात लिखते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस और एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस 3 आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हम बोल सकते हैं E इज परपेंडिकुलर टू ds3 वेक्टर। सो φ3 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, सो φ3 विल कम आउट टू बी 0। सो टोटल फ्लक्स φe विल बी इक्वल टू E into A which is φ1 plus E into A which is φ2 plus φ3 which is 0. So total flux आया हमारा 2 times of E into A। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, अब हम वापस से, हमने जो फ्लक्स गॉस थ्योरम यूज करके निकाला था यहां पे, और जो फ्लक्स अभी हम लोगों ने फाइंड किया, इस दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। जल्दी से इक्वेट कर देते हैं। सो 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, देखो A से A कैंसिल हुआ दोनों साइड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कौन सा होगा? परपेंडिकुलर टू द surface of sheet, surface of sheet।